ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया अंतराण्विक स्पेस बढ़ने पर उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने पर उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स। जैसे यहाँ पर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस इस प्रकार से लिखते हैं, यदि इसको बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स IF जिसको हम लिख सकते हैं ये कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा क्या, एक क्वेश्चन है जिसको आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। यदि खाने को, जैसे आप खाने को गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी जो खुशबू है ना, इसकी खुशबू दूर दराज तक जाती है। ठीक है, ये दूर दूर है, दूर दूर तक जाती है। तो उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि खाने को गर्म करने पर उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनका आई स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये तो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके कारण उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो गया तो उसमें क्या विसरण, अब कोई भी चीज की खुशबू बढ़ रही है, ये क्या इसके कारण होता है, विसरण के कारण। किसके कारण? विसरण के कारण। अब उसका जो विसरण है वो भी बढ़ जाता है इन दोनों रीजन के कारण। ठीक है, इसलिए हमको खाने की खुशबू दूर दराज तक पहुंच जाती है। अब यहाँ तक क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इतनी मेहनत से कंटेंट कहीं से मैं लेके आता हूँ और इतनी मेहनत से आपकी क्लास अपलोड कराता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो उसका सब्सक्राइबर तो एक तो बढ़ना चाहिए आपकी सपोर्ट से। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि हमारा ये द्रव्य जिसे हम लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा द्रव्य, और इधर हम सॉलिड ले लेते हैं जिसे हम ठोस कहते हैं, ये हमारा सॉलिड है, और इधर हमारा गैस है, गैसेज जिसे हम बोलते हैं गैस। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा हूँ। यदि सबसे पहले हम ठोस अवस्था से किस में जाएंगे, हम द्रव अवस्था में, मतलब कठोर से हम नरम की तरफ जा रहे हैं, कठोर से हम नरम की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, संलग्न। ठीक है, सॉरी, क्या होगा, संलग्न। एंड द्रव्य से आप, ठीक है, मतलब सॉलिड अवस्था ही संलग्न करके आप लिक्विड में पहुंच गए। अब लिक्विड से आपको गैस बनानी है उसका, तो उसका क्या करना पड़ेगा, बाष्पीकरण करना पड़ेगा आपको, बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण। अब गैस बन गई, अब गैस को आपसे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड में जाना पड़ेगा, गैस से आपको सॉलिड में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिर संघनन, देखो यहां पर संघनन, यहां पर संलग्न। ठीक है, अब जस्ट देखो कि यदि आपको सॉलिड सॉलिड से डायरेक्ट द्रव्य की तरफ जाना है, सॉलिड से डायरेक्ट द्रव्य की, सॉरी, गैस की तरफ जाना है, तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि से आप सॉलिड से गैस की तरफ में बदल सकते हो। और द्रव से, मतलब लिक्विड से आपको सॉलिड बनाना है, जैसे पानी से बर्फ बनानी है, तो वो फ्रीज होती है, जैसे फ्रीजिंग या जमना जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार आपको यदि गैस से द्रव की तरफ जाना है, इस प्रकार से गैस से आपको पानी या लिक्विड में जाना है, तो यहाँ पर आपका जो विधि काम करेगी उसका नाम होगा संघनन। ठीक है, संघनन। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हो, आराम से नोट्स बना के, साफ सफाई से नोट्स बना के इसको आप नोट कर सकते हो कि द्रव से गैस और गैस से द्रव और सॉलिड, द्रव एंड गैस की तीनों अवस्थाओं में एक दूसरे में जाने के लिए हम कौन कौन सी विधि। अब क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक है, और वहाँ से हर टॉपिक का कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखो, कुछ पॉइंट लिखते हैं, नोट लगा के लिख लो। यदि सॉलिड है कोई चीज, ठीक है, यदि सॉलिड है और इसको गर्म करते हैं हम, इसको गर्म करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट नोट लगा के लिख ले कि किसी भी उसमें पदार्थ में या अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि जिसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का जो क्वथनांक था ना, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसका हेमांक, अगर क्वथनांक बढ़ जाएगा मतलब चीज जैसे एक तरीका से फ्रीज कम होगी, ठीक है, एक तरीका से लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में जाने का कोशिश करेगा, और उसका हेमांक पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट तो घट जाएगा इम्प्योरिटी मिलाने से। ठीक है, थर्ड नोट लगा के लिख लीजिए कि हाइट या ऊंचाई पर, ऊंचाई पर ऊंचाई पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है आपका, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर। इसी कारण इसी कारण से हम पहाड़ पर, जैसे पहाड़ ऊंचाई पर है, पहाड़ पर खाना जल्दी पहाड़ पर खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका, पदार्थ का या मैटर का। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि इधर तो है एक शुद्ध, जिसे हम प्योर बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ, और इधर है एक इम्प्योर, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ है ना ये, जिसमें क्या होता है शुद्ध पदार्थ में, एक तो होता है आपका तत्व, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारा यौगिक। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि तत्व एक प्योर पदार्थ है या इम्प्योर पदार्थ है।
अब जैसे तत्व है, तत्व में कौन कौन से आते हैं, जैसे धातु है, धातु, अधातु और उपधातु, ये तत्व है। जबकि यौगिक क्या है, यौगिक है कार्बनिक यौगिक, यौगिक के प्रकार कार्बनिक यौगिक और इस तरह एक अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसी प्रकार हम इम्प्योरिटी में बात करेंगे। इसमें होते हैं दो, होते हैं इसमें। एक तो इसमें क्या है, इम्प्योर में क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, मतलब जो प्योर नहीं है, और प्योर नहीं है तो वो क्या होगा, मिक्स होगा। तो ये होता है मिक्सचर होता है। और मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। ठीक है, अब इनके अलग अलग हम बात करेंगे, तीनों चारों पॉइंटों इनके बारे में हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इनके बारे में हम अलग अलग। सबसे पहला हमारा एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं तत्व। ठीक है, तत्व की खोज, तत्व की खोज 1661 में किसने की थी, रॉबर्ट बॉयल ने, रॉबर्ट बॉयल ने। किसने की थी, रॉबर्ट बॉयल ने। अब तत्व के बारे में, यह पदार्थ का, यह पदार्थ का मूल कण है। अगला पॉइंट है तत्व के बारे में, यह सरलता से विभाजित किया जा सकता है, अन्य पदार्थों में यह विभाज्य किया जा सकता है। ठीक है, और क्या है, एलिमेंट तत्व एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तत्व। ठीक है, और इनके नाभिक, ठीक है, इनके नाभिक में जो आवेश होता है, इनके नाभिक का आवेश इक्वल होता है, समान होता है। ठीक है, इनके नाभिक में आवेश समान होता है। अब तत्वों की बात करें वर्तमान में, वर्तमान में हमारे टोटल 118 तत्व है। 118 में से, 118 में से जो नेचुरल है, नेचुरल है वो तो है 98 एंड 20 है हमारे आर्टिफिशियल। ठीक, आर्टिफिशियल। तत्व के बारे में यहाँ पर पूरी बात हो गई। अब अगली बात करते हैं हम किसके, देखो साथ साथ नोट्स बना के चले, क्योंकि ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़े हुए, फिर भी जो यहाँ पर आप क्लास ले रहे
ये वो नोट्स है, आप प्रिपेयर करोगे 10 से 15 पेजों में, जब ये नोट्स कवर होगी तब आप पाओगे कि आपकी खुद की नोट्स से एक बेटर नोट्स बना पाओगे आप। बस आपका लिखने का तरीका, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तत्व की बात कर ली, अब बात करेंगे हम यौगिक की। ठीक है, यौगिक जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब तत्व बन गया किससे, परमाणुओं से। अब यहां से तत्व मिलके, देखो ये तत्व है, इन तत्वों से मिलके इसके अंदर क्या है, तत्व है, और इससे मिलकर ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। मतलब तत्वों से मिलकर बनता है, पॉइंट नंबर, मिलकर बनता है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब मिलकर बन रहा है, लेकिन यहां पर बट एक फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बनता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में, तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में बनता है, उसे कंपाउंड कहते हैं। अब जब मिलके बन रहा है तो इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, क्योंकि कंपाउंड बन रहे तो वो ऑब्वियस सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया से जब तत्व मिलेंगे, जैसे N2A, ठीक है, तो OA, दोनों मिलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो N2O बनेगा। इस प्रकार से यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे H2 है, CH4 है, NaCl है, NaHCO3 है। ठीक है, ये सारे इनमें रासायनिक अभिक्रिया होके, क्योंकि ये हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन इससे मिलकर बना है। इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है। ये सोडियम प्लस कार्बन से मिलकर बना है। ये सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना है। इस प्रकार से तत्वों से मिलकर बना है, अलग अलग तत्व है इसमें, उससे मिलकर यौगिक बन गया। ठीक है, कंपाउंड जिसे बोलते हैं। अब इनका एक फिक्स रेशियो है, वो रेशियो अभी हम जानेंगे। तो एक फिक्स रेशियो से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो रेशियो निकालने का तरीका भी हम देखेंगे आगे। अब यौगिक थे हमारे 2 प्रकार के थे, एक तो कार्बनिक, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। ठीक, अब दोनों में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है कुछ भी। एक पॉइंट ये है कि इसमें इसके जो अवयव होते हैं, इसके इसमें कार्बन होता है, ये देख लो, और इसमें कार्बन एब्सेंस रहता है। इसके अवयव बने होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं, और उसमें अवयव होते हैं कार्बन नहीं होता। इतना सा हो, जैसे यहां पर देखो CH4 लेते हैं और इधर लेते हैं H2O। अब तो इसमें कार्बन मतलब C नहीं है, इसलिए ये सही। इसमें C है, बिल्कुल है। इतना ही अंतर है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट था हमारा मिश्रण। मिश्रण हमारा बन रहा था। अब मिश्रण में क्या होता है, क्योंकि जब मिश्रण बनता है तो मिश्रण खुद तो एक अशुद्ध होता है, खुद तो एक अशुद्ध होता है, लेकिन यह दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनता है। और यह खुद अशुद्ध होता है, क्योंकि
ये खुद मिश्रण अशुद्ध होता है। ठीक है, अब हमारे मिश्रण थे एक तो समांगी मिश्रण और एक था विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये दो थे। इसको समांगी को होमोजेनियस एंड विषमांगी को हेट्रोजेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है कि इसका जो इसका संघटन होता है ना, वो समान होता है और सभी जगह पर होता है। इसी प्रकार इसका संगठन होता है, इसका जो संगठन होता है वो पूरे मिश्रण में समान नहीं होता, वो पूरे मिश्रण में समान नहीं होता। जैसे अब विषमांगी का मतलब, जैसे हम तेल ले लेते हैं, हम तेल लेते हैं और तेल प्लस करते हैं हम पानी के साथ, तो वो उसमें एक तरीका से प्योर नहीं मिलेगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नमक के साथ यदि हम सल्फर को मिलाते हैं तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे पानी में नमक मिला दो, ठीक है। टूथपेस्ट है हमारी, टूथपेस्ट जो हमारी, वो भी एक समांगी मिश्रण है। नमक है, वो भी एक समांगी मिश्रण है। समझ गए यहां तक? अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, जहां से क्वेश्चन पूछते उस पॉइंट अब डिस्कस करेंगे हम, जो इस यूनिट से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है सेपरेटिंग ऑफ द कंपाउंड्स एंड अ मिक्सचर। ठीक है, सेपरेशन, यहां पर हम डायरेक्ट एक ही शब्द लिख लेते हैं, सेपरेशन। किसी मिश्रण का, कंपाउंड्स का सेपरेशन कैसे करते हैं, देखो। पहला जैसे बाष्पीकरण से, बाष्पीकरण, देखो इसको कितना इजी तरीका से लिखा है मैंने कि बाष्पीकरण क्या होता है। जैसे समुद्री जल से नमक का बाष्पीकरण करते हैं हम। ठीक है, मतलब जल को वाष्प कर दिया, बच गया, वो हमारा नमक हो गया, तो इसलिए वाष्प करके जो शेष बचा हुआ पदार्थ है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, वो हमारा सेपरेशन मेथड से वाष्पीकरण हो गया। इसी प्रकार से आसवन मेथड एक, क्या है, आसवन में क्या करते हैं कि आसवन में आपको 3-4 एग्जांपल लिखाता हूं। जैसे क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म को एनिलीन अलग करना, मेथेनॉल से मेथेनॉल और एसीटोन को अलग करना। ठीक है, और भी पेट्रोल डीजल इसी में आता है। ठीक है,
एक है हमारा अपकेंद्री या अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है, भारी कणों का, इसमें जैसे भारी कण रहते हैं ना, उसको बैठा के, जैसे हमारा जल है, हमारा जल में हम इस जल में मतलब इस जल में हमारे जो कण नीचे बैठ जाते हैं ना, ये इसको सेपरेट करना, भारी कणों को हम किसी से अलग कर लेते हैं, वो हमारा अपकेंद्रीय मेथड हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। ठीक है, परमाणु या परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कार्बन के जो 12, कार्बन 12 के एक परमाणु में, एक परमाणु के मास का, एक परमाणु के मास के 12वें, ध्यान रखना उसमें 12 से डिवाइड करते हैं, 12वें भाग को AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है, और एक AMU बराबर आपका होता है 1.6505 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक एटॉमिक मास बराबर होता है 1.65 इंटू 10⁻⁻24। ये एटॉमिक मास था। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास भी होगा, वो हम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मतलब आणविक मास, आणविक। ठीक है, आणविक मास कैसे निकालते हैं वो देखो। इसमें क्या होता है कि दो गुना ऑफ देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आणविक मास निकालना हमको H2O का। ठीक है, H2O का। अब कैसे निकालते देखो, इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 इंटू H2, एटॉमिक मास ऑफ H2 का, इसका हमें एटॉमिक मास लेना है, प्लस 1, यहां पर एक पद एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के एक अणु किसका है, ऑक्सीजन का, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें यहाँ पर एटॉमिक मास लेना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हमारा 1.008 प्लस एक हमारा ऑक्सीजन का अणु है, और एक ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16 एटॉमिक मास। इसको हल करोगे तो आप पाओगे 18.024। ठीक है, 18.024। मैंने क्या बताया, H2O का आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना, आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2, और एक अणु का एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का वो 1.008 होता है। तो 2 का इतना हो गया, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1 है और 1 है, तो एक अणु का यहाँ पर 16 एटॉमिक मास होता है। टोटल हम निकालेंगे इसको तो हमारा 18.024
2 4 हो जाएगा। अब एक होता है इक्विवेलेंट वेट। ये होता है इक्विवेलेंट वेट का सूत्र होता है कि आणविक भार या अणु का भार अपॉन अणु की संयोजकता, उसकी संयोजकता। ये डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकती है। ठीक है, अब कैसी लगी क्लास आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है इसी टाइप से और अच्छे रिफॉर्म्स के साथ, अच्छे सुधारों के साथ होने वाली हमारी। वो होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा सेकंड यूनिट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणविक संरचना, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। यहाँ तक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।